everyone. Today we will discuss about blood vascular system and blood vascular system के अंदर हम देखेंगे composition of blood. तो composition of blood देखने से पहले हम थोड़ा blood vascular system के बारे में जान लेते हैं कि यह होता क्या है. A system consisting of a large network of blood vessels and lymph vessels that moves blood and lymph across the body. यह सिस्टम जो ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स के नेटवर्क से लार्ज बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जाल बिछा होता है हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स का और लिम्फ वेसल्स का, जो क्या करते हैं ब्लड वेसल्स ब्लड को कैरी करती हैं और लिम्फ वेसल्स लिम्फ को कैरी करती हैं और पूरी बॉडी में ब्लड और लिम्फ का सर्कुलेशन बनाए रखती हैं. लिम्फ और ब्लड क्या काम करता है, आपको इसके लिए ब्लड के फंक्शंस और लिम्फ के फंक्शन पढ़ने होंगे, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लड और लिम्फ क्या करते हैं. बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको कैरी करते हैं, उनको पहुँचाते हैं और उनको डिफरेंट ऑर्गन से क्या करते हैं वापस डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुँचाने का काम करते हैं. दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड का बना हुआ होता है. तो आज हम स्टडी करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड. तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. ये आप लोग जानते हैं, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स इन द बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर वन. जो क्या करता है, वेराइटी ऑफ मटेरियल्स, डिफरेंट प्रकार के जो सब्सटेंसेस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रेवल कराता है. ठीक है. तो ब्लड का जो कंपोजिशन है वो हम देखेंगे. तो ब्लड बेसिकली ब्लड के दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट है प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट बनाता है और दूसरा पार्ट होता है सेलुलर कंपोनेंट जो कि उसका सॉलिड पार्ट बनाता है. तो पहले हम प्लाज्मा को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम सेलुलर कंपोनेंट को स्टडी करेंगे. तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ब्लड का लगभग 55% भाग बनाता है. और प्लाज्मा के में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिकली वाटर होता है और प्लाज्मा में सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं एंड हार्मोन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के अदर केमिकल्स भी इसमें पाए जाते हैं. तो वाटर जो होता है वो लगभग आपका 90% के आसपास इसमें वाटर होता है. और प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स में बेसिकली 3 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं. पहला जो प्रोटीन है वो है हमारा एल्ब्यूमिन्स. एल्ब्यूमिन्स 60% होता है और एल्ब्यूमिन को लिवर सिंथेसाइज करता है. एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन होता है, ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर वाटर को रिटेन्स करता है, उसको बनाए रखता है, वाटर का लेवल बनाए रखता है, वाटर का अमाउंट बनाए रखता है, जिससे क्या होता है ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होता है. दूसरी जो प्रोटीन होती है प्लाज्मा में वो होती है आपकी ग्लोब्यूलिन्स और ये लगभग 35% जितनी भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, 60% तो एल्ब्यूमिन्स हो गई और 35% ग्लोब्यूलिन्स होती हैं. 3 प्रकार की बेसिकली ग्लोब्यूलिन्स इसमें पाई जाती हैं. पहला अल्फा ग्लोब्यूलिन्स, दूसरा बीटा ग्लोब्यूलिन्स और तीसरा गामा ग्लोब्यूलिन्स. तो जो अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन्स है इनको लिवर सिंथेसाइज करता है और जो आपका गामा ग्लोब्यूलिन्स है उनको लिम्फोसाइट्स सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है. तीसरा जो प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में वो है फाइब्रोनोजन और फाइब्रोनोजन लगभग 4% पाया जाता है और ये फाइब्रोनोजन भी लिवर के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है और ये हेल्प करता है ब्लड के कोगुलेशन में. ठीक है. जो ब्लड का कोगुलेशन, ब्लड की क्लॉटिंग होती है, वहाँ पर फाइब्रोनोजन रोल प्ले करता है. तो ये 3 प्रोटीन्स हैं जो हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स एंड फाइब्रोनोजन. नेक्स्ट इसमें जो प्लाज्मा में जो अदर चीज़ें पाई जाती होती है, मिनरल्स हैं, आयंस हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, बहुत सारे आयंस जितने भी बॉडी में होते हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं. मिनरल्स पाए जाते हैं. इसके अतिरिक्त हार्मोन्स पाए जाते हैं और वेस्टेज जितने भी हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बनते हैं बेसिकली जैसे यूरिया है, ये सब के सब प्लाज्मा में ही ट्रेवल करते हैं, जो कि ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है, लिक्विड कंपोनेंट है. नेक्स्ट जो कंपोनेंट है ब्लड का वो है आपका सेलुलर कंपोनेंट या सॉलिड पार्ट, जो आपका ब्लड का 45% कॉन्स्टिट्यूट करता है, 45% को बनाता है.
सेलुलर कंपोनेंट में हमारे 3 प्रकार के ब्लड सेल्स आप जानते ही होंगे। पहली प्रकार के जो सेल्स हैं वो प्लेटलेट्स, और इनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स बनने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं। और प्लेटलेट्स को आपने जो नंबर्स हैं इनके वो होते हैं लगभग 1.5 to 4 लाख पर क्यूबिक mm। 1 क्यूबिक mm में 1.5 लाख से 4 लाख तक आपके प्लेटलेट्स हो सकते हैं। इससे कम या ज़्यादा होने पर कई प्रकार के बॉडी में एनोमलीज देखने को मिलती हैं। ये क्या काम करता है? ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये कैसे, इनका शेप साइज कैसा है? स्मॉल होते हैं ओवल फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। जब आप ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक प्रकार के सेल्स होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। उन मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं ये प्लेटलेट्स। 2 to 4 माइक्रोन इनका डायमीटर होता है। ई न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और इनका जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल जो होता है, वो 7 to 10 डेज होता है। नेक्स्ट प्रकार की जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, वो है हमारी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, या रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। इनको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो जितनी हमारे पास कुल ब्लड सेल्स हैं, लगभग मैंने अभी आपको बताया था 45% क्या होती हैं आपकी ब्लड सेल्स होती हैं ब्लड में। तो उनमें से 44% सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, और बाकी जो 1% होता है वो आपके WBC और प्लेटलेट्स मिल करके होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो RBCs होते हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। तो RBC बनने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। जैसे अभी मैंने कहा प्लेटलेट्स बनने की प्रक्रिया कहलाती है थ्रोम्बोपोइसिस, ठीक है। इनका जो अमाउंट है, जो पर क्यूबिक mm में जो रेड ब्लड सेल्स के जो नंबर्स हैं वो होते हैं लगभग 5 to 5.5 मिलियंस, यानी कि 50 लाख से लेकर 55 लाख तक 1 क्यूबिक mm में आपके RBCs पाए जाते हैं। ये डिस्क शेप्ड होते हैं ह्यूमन बींग्स में, और कैमल ग्रुप में ये ओवल शेप्ड होते हैं। अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स हैं उनमें आपको इनका शेप में वेरिएशन देखने को मिलेगा। ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके लिए स्पेस बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स RBC के अंदर आ सकें और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को कैरी कर सकें। तो ब्लड RBC के मैच्योरेशन के प्रोसेस में इसका न्यूक्लियस क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इनका लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है, और जब ये 120 डेज के इनका लाइफ स्पेन पूरा होता है उसके बाद इनका क्या हो जाता है, ये आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इनका डिस्ट्रक्शन जो होता है वो स्प्लीन में होता है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहा जाता है। क्योंकि जब ये इनका जीवन काल समाप्त हो जाता है, ये नष्ट हो जाते हैं, ये फंक्शन करना बंद कर देती हैं, तो स्प्लीन में जा कर के जमा होने लगती हैं, और इसलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहते हैं। इनकी डिफिशियंसी से एनीमिया होता है, ठीक है। एनीमिया आपने सुना होगा, ब्लड की कमी को कहते हैं एनीमिया। और इनके मैच्योरेशन के लिए विटामिन B12 और B9 बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर B12 और B9 की कमी होती है बॉडी में तो इसके कारण भी RBC की बॉडी में कमी हो सकती है और एनीमिया हमको हो सकता है। इनका जो साइज है वो 7.5 माइक्रोन इन डायमीटर होता है, 7.5 माइक्रोन इनका डायमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप की हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो है हमारी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और WBC भी कहते हैं। तो पर क्यूबिक mm में जो WBC के नंबर होते हैं वो आपके 4,500 से 11,000 पर क्यूबिक mm के आसपास होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो WBC होते हैं वो आपके बेसिकली हम उनको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला है ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, और दूसरा है हमारा एग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में हम 3 प्रकार के WBC होते हैं। पहला है न्यूट्रोफिल्स, जिनको हम पॉलीमॉर्फ्स भी बोलते हैं और हेट्रोफिल्स भी बोलते हैं। ये लगभग 60 to 70% होते हैं। टोटल WBC के जो आपके 4,500 से 11,000 पर क्यूबिक mm के आसपास WBC होते हैं, उनमें से 60 to 70% न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है।
या आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं उनमें से आपका 60 to 70% न्यूट्रोफिल्स होते हैं, क्योंकि जब भी बॉडी में, आप जानते हैं WBC का मेन जो फंक्शन होता है वो बॉडी में जो भी आपके एंटीजेंस एंटर करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना होता है। तो एंटीजेंस जब हमारी बॉडी किसी प्रकार का फॉरेन मटेरियल, फॉरेन एंटीजन या कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस कोई भी एंटर करता है तो सबसे पहले उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए न्यूट्रोफिल्स जाते हैं। इसीलिए न्यूट्रोफिल्स के नंबर सबसे ज़्यादा बॉडी में पाए जाते हैं। इनको पॉलीमॉर्फ्स इसलिए बोलते हैं कि इनका न्यूक्लियस जो होता है वो अपना शेप बदलता रहता है, या आप ये कह सकते हैं इनका न्यूट्रोफिल्स का जो शेप होता है वो भी बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड फंक्शन। इनको हेट्रोफिल्स भी बोलते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 से 5 लोब का दिखाई दे सकता है, इनमें 2 से 5 लोब हो सकती हैं। इनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनका क्या काम होता है। ये बॉडी में जहाँ कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी आउटर बैक्टीरिया, वायरस एंटर करता है तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए पहुंचते हैं। तो लाइफ स्पैन इनका लगभग अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर से कम होता है, क्योंकि लगातार बनते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में हर समय क्या होता है, पैथोजेंस का या एंटीजेंस का एंट्रेंस होता रहता है, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हर समय न्यूट्रोफिल्स पहुँचते रहते हैं। दूसरे टाइप के जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं WBC में वो है इयोसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स। ये आपके लगभग 2 से 3% पाए जाते हैं। इनका जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होता है और ये पैरासिटिक इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शंस के अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं। यानी कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है, एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, तो इयोसिनोफिल्स के नंबर आपको बढ़े हुए दिखाई देंगे। थर्ड प्रकार के जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं वो बेसोफिल्स होते हैं और ये आपके लगभग 0.1 to 1%, बहुत कम, सबसे कम इन्हीं के लिस्ट नंबर होते हैं। इनका न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, लाइफ स्पेन 1 to 2 डेज होता है और ये क्या करते हैं, आपके हिपेरिन और हिस्टामिन, दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जिनको ये सिक्रीट करते हैं। हिपेरिन क्या करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देता, जमने नहीं देता। जब तक ब्लड बॉडी के अंदर है वो क्या नहीं होता, जमता नहीं है। और हिस्टामिन आपका क्या करता है, मास्ट सेल्स रिलीज करती हैं। ये भी एक प्रकार की बेसोफिल्स होती हैं जो बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन या इन्फ्लेमेशन कहीं पर होता है तो वहाँ पर इनका सिक्रेशन होता है। सेकेंड टाइप के जो WBC की जो कैटेगरी है वो है ग्रेन्युलोसाइट्स और इसमें हमारे 2 प्रकार के WBC आते हैं, एक है मोनोसाइट्स, दूसरा है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स 6 to 8% होते हैं और लिम्फोसाइट 20 to 25% होते हैं। तो मोनोसाइट्स सबसे बड़ी WBC होते हैं। जितने भी WBC हैं उनमें सबसे बड़े आपकी मोनोसाइट्स हैं। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ी हैं। इनका जो न्यूक्लियस है वो किडनी शेप्ड होता है या हॉर्सशू शेप्ड कह सकते हैं, या आप इसको बीन शेप्ड भी कह सकते हैं। मोनोसाइट्स के जो नंबर होते हैं वो 200 to 800 पर क्यूबिक mm होता है। इनका लाइफ स्पेन कई महीनों से लेकर कई सालों तक हो सकता है और ये हमारी बॉडी में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को बनाते हैं। मीन्स कि अगर हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है तो सबसे पहले आपके जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो भी चीज़ें आपकी आती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर फाइट करेंगी और जब उनसे भी कंट्रोल नहीं हो पाता है तब वहाँ पर मोनोसाइट्स मैक्रोफेज में बदल करके क्या करती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करती हैं। तो इसलिए इनको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। तीसरा जो है वो लिम्फोसाइट्स हैं, सॉरी सेकेंड जो आपके ग्रेन्युलोसाइट्स में जो WBC है वो है लिम्फोसाइट्स। ये आपके स्मॉल होती हैं, राउंड सेल्स होती हैं और इनका न्यूक्लियस कंपैरेटिवली लार्ज होता है, यानी कि इनके सेल के आकार के कंपैरिजन में न्यूक्लियस आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा होता है, ये इनकी पहचान है। अबंडेंट इन लिम्फ, जो लिम्फ होता है जो हमने अभी बताया था ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, तो उस लिम्फ में सबसे ज़्यादा आपके लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। इनका साइज 8 to 10 माइक्रोन होता है। लाइफ स्पेन इनका कुछ हफ्तों से लेकर या कुछ दिनों से लेकर और कुछ महीनों तक होता है। इवन कुछ कंडीशंस में ये जब ये मेमोरी सेल्स के फॉर्म में होती हैं तो कई सालों तक भी ये रहती हैं। इनके नंबर 1000 to 4800 या 1000 से 4800 पर क्यूबिक mm के आसपास होते हैं और ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जब अगर आपके न्यूट्रोफिल्स जब काम नहीं कर पाते या न्यूट्रोफिल से जब कोई एंटीजन कंट्रोल नहीं होता, मोनोसाइट से भी नहीं हो पाता है, तब आपके लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं और ये क्या करते हैं, एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय
करते हैं। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाता है? लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 5 प्रकार के WBC बनाए हैं। ये ऊपर के 3 आपके ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इनके साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं, ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं आपको। ये आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, ये इनका न्यूक्लियस देख सकते हैं आप। इसमें मैंने 4 लोब बनाए तो 2 से 5 लोब हो सकते हैं। यूसिनोफिल का न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, इन दोनों लोब को जो कनेक्ट कर रहा है, ये जो आपके बीच का जो पार्ट है पतला सा है, और बेसोफिल में आप देख रहे हैं बीच का जो पार्ट है वो काफ़ी मोटा है। ये इनकी क्या है? पहचान है। मोनोसाइट्स आप देख रहे हैं और लिम्फोसाइट्स ये रहे। तो ये आपके क्या है? डिफरेंट टाइप्स के WBCs हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे पास कुल जो ब्लड का कंपोजिशन है वो क्या है? 2 पार्ट है इसके। लिक्विड पार्ट प्लाज्मा कहलाता है, सॉलिड पार्ट आपका ब्लड कंपोनेंट्स बनाता है। प्लाज्मा 55% होता है, 45% हमारी ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स 3 प्रकार की हैं, जो आपकी प्लेटलेट्स हैं, RBC हैं और WBCs होती हैं। प्लाज्मा में आपके बेसिकली ज़्यादातर मात्रा में ज़्यादा जो कंटेंट होता है वो वाटर होता है। इसके अतिरिक्त उसमें 3 प्रकार के मेजर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रोनोजन। और इसके अतिरिक्त जितने भी हार्मोन्स वगैरह होते हैं, आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सभी के सभी प्लाज्मा में ट्रेवल करते हैं। तो ये था हमारा ब्लड का कंपोजिशन।